गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन इससे सम्मानित किया जाना मेरे लिए और 140 करोड़ भारतवासियों के लिए अत्यंत हर्ष का विषय है। मैं इस सम्मान को विनम्रतापूर्वक स्वीकार करते हुए उन सभी देशों को समर्पित करता हूं जो क्लाइमेट चेंज की चुनौती से लड़ रहे हैं और पर्यावरण संरक्षण को भावी पीढ़ियों के प्रति अपना दायित्व मानते हैं। फ्रेंड्स, मेरी यात्रा ऐसे ऐतिहासिक अवसर पर हो रही है जब सेशल अपनी स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे कर रहा है और हम भारत सेशल राजनयिक संबंधों की भी 50वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इन 50 वर्षों की यात्रा में हमने मित्रता को विश्वास में, विश्वास को सहयोग में और सहयोग को जन कल्याण में बदला है। फ्रेंड्स, हिंद महासागर ने सदियों से भारत और सेशल के संबंधों को सींचा है। इसकी लहरों ने हमारे बीच व्यापार, संस्कृति और मानवीय संबंधों को निरंतर पोषित किया है। वी बिलीव द इंडियन ओशन is our shared home. Its security, sustainability and prosperity are our shared responsibility. यही भावना हमारे महासागर विजन का आधार है। फ्रेंड, इस वर्ष फरवरी में राष्ट्रपति जी की भारत यात्रा के दौरान जारी किए गए जॉइंट विजन से हमारी भावी साझेदारी का ब्लूप्रिंट तैयार हुआ है। इस पर आगे बढ़ते हुए हर क्षेत्र में हमारा सहयोग मजबूत हो रहा है। आज हमने हमारे आर्थिक सहयोग को और अधिक रेजिलिएंट और फ्यूचर रेडी बनाने पर चर्चा की। हम दोनों देशों के उद्योगों के लिए नए अवसरों की तलाश जारी रखेंगे। भारत और सेशल के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाने पर भी काम किया जाएगा। इससे हमारे व्यापार तो बढ़ेगा ही, साथ साथ पूर्वी अफ्रीका और हिंद महासागर क्षेत्र के साथ संबंधों को भी बल मिलेगा। हमारा विश्वास है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी दोनों देशों के बीच की दूरी को कम करने का प्रभावी माध्यम है। हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत के सफल अनुभवों को सेशल के साथ साझा करेंगे और मुझे प्रसन्नता है कि आज यूपीआई को सेशल में लागू करने के लिए एमओयू किया जा रहा है। फ्रेंड्स, विकास साझेदारी हमारे संबंधों की मजबूत पहचान रही है। भारत हमेशा की प्राथमिकताओं, आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को केंद्र में रखकर आगे बढ़ रहा है। राष्ट्रपति जी की भारत यात्रा के दौरान हमने $175 मिलियन के स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज की घोषणा की थी। इसके अंतर्गत सोशल हाउसिंग,
ट्रांसपोर्ट, स्किलिंग, फूड सिक्योरिटी, शिक्षा और रक्षा जैसे क्षेत्रों में काम किया जा रहा है। सेशेल्स के ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में सहयोग भारत की विशेष प्राथमिकता रही है। मुझे खुशी है कि हम सेशेल्स के सिविल सर्वेंट्स की ट्रेनिंग में योगदान दे रहे हैं। आज प्रोफेशनल एंड टेक्निकल सेंटर की वर्चुअल ग्राउंड ब्रेकिंग भी की जा रही है। हमारा विश्वास है कि यह सेंटर आने वाले समय में सेशेल्स के युवाओं के कौशल, रोजगार और आत्मविश्वास को नई ऊंचाई देगा। फ्रेंड्स, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारी साझेदारी समय की कसौटी पर खरी उतरी है। कोविड के मुश्किल समय हाथरस में 548 करोड़ की लागत वाली 143 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी शिरकत की। इस मौके पर सीएम योगी ने सभा को संबोधित किया। क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। आज के समारोह में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के हमारे पदाधिकारीगण इतनी भीषण गर्मी के बावजूद हजारों की संख्या में उपस्थित हाथरस के मेरे सभी उपस्थित बहन और भाइयों, मैं सबसे पहले ब्रज की देहरी के रूप में विख्यात बलदाऊ की इस पावन धरा को, जिसने देश की आजादी में बढ़ चढ़ करके भाग लिया, अपने पराक्रम के लिए भी जानी जाती है और काका हाथरसी के हास्य दंग के लिए भी विख्यात है। और जिस हाथरस ने हींग की खुशबू को भारत के अंदर पहुंचाया है, ऐसी पावन धरा को नमन करते हुए आप सभी हाथरस वासियों का, जनता जनार्दन का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, 550 करोड़ रुपए की परियोजनाएं आज आपको उपहार स्वरूप यहां पर प्राप्त हो रही हैं। तीनों विधानसभाओं का, चाहे वह हाथरस हो, सिकंदराबाद हो, सादाबाद हो, तीनों विधानसभाओं के लिए विकास की इन परियोजनाओं का उपहार आज देने के लिए मैं विशेष रूप से आपके बीच उपस्थित हुआ हूं। इसके लिए आप सभी को, हाथरस जनपद के सभी वासियों को, मंचस्थ जनप्रतिनिधियों को मैं हृदय से बधाई भी देता हूं। बहनों और भाइयों, विकास तब होता है जब सुरक्षा का बेहतर माहौल होता है। सुरक्षा के एक बेहतरीन माहौल में ही विकास की आशा और आकांक्षाओं को पूरा किया जा सकता है। जहां पर सुरक्षा न हो, जहां उपद्रव हो, जहां दंगाग्रस्त हो, जहां पर महीनों कर्फ्यू हो, वहां विकास और उज्जवल भविष्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। 2017 के पहले कमोवेश उत्तर प्रदेश की यही स्थिति थी। कौन ऐसा जिला था जहां दंगे न हुए हों? कौन ऐसा जिला था? आपके मथुरा के जौहरबाग की घटना हो, कोसी कला का दंगा हो,
मेरठ और अलीगढ़ के दंगे हों या मुजफ्फरनगर के दंगे, महीनों महीनों कर्फ्यू, आम जन त्रस्त होता था, व्यापार चौपट होता था, नौजवान की नौकरी पर उसे हाथ धोना पड़ता था, जनजीवन अस्त व्यस्त होता था, प्रदेश बदनाम होता था। और आपने देखा होगा पिछले 9 वर्ष में उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं, कोई कर्फ्यू नहीं, कोई गुंडागर्दी नहीं। कल ही मुहर्रम का आयोजन संपन्न हुआ। अब मुहर्रम के नाम पर सड़कों पर वो उपद्रव नहीं होता है जो पहले तलवारबाजी के नाम पर रात चलते हुए लोगों पर हमले कर दिए जाते थे। ताजिया के नाम पर किसी गरीब की झोपड़ी हटा दी जाती थी, किसी का छज्जा तोड़ दिया जाता था, हाई टेंशन तार को जबरन हटा दिया जाता था। सरकार ने एक व्यवस्था बनाई नहीं, एक गरीब की झोपड़ी और उसका मकान महत्वपूर्ण है। आप ताजिया की साइज को छोटा कर दीजिए, जरूरी नहीं है कि किसी गरीब का मकान हटे, छज्जा नहीं टूटेगा, हाई टेंशन तार नहीं हटेगा। आपको अपनी स्वयं के लिए ताजिया की हाइट को कम करना पड़ेगा। अगर लंबा करोगे तो हाई टेंशन तार की करंट की चपेट में आओगे, इसलिए नहीं होने देना चाहिए। और आपने देखा होगा इतने बड़े पैमाने पर जब मैं उसका रिव्यू कर रहा था, लगभग 12,000 जुलूस उत्तर प्रदेश के अंदर निकले। कोई दंगा नहीं, कोई उपद्रव नहीं, कोई कर्फ्यू नहीं, पता भी नहीं लगा। नहीं तो किसी के घर में जाकर के लोग नहीं भी चाहते होंगे तो भी उसके घर में जाकर के माइक की आवाज से ढोल और ताशा बजा करके तमाशा बनता था। आज वो तमाशा बंद हुआ है, शांतिपूर्ण ढंग से हर पर्व और त्योहार मनाया जा रहा है। ये सुखद अनुभूति का अवसर जब होता है, विकास तब होता है। मैं भी यहां पर मंच पर आने के पहले प्रदर्शनी देख रहा था। कितनी शानदार प्रदर्शनी विकास के लिए, कहीं हींग के लिए एक पहचान दिलाया जा रहा है, कहीं पर यहां के अन्नदाता किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए, उनका वैल्यू एडिशन के लिए पशुपालकों को घी के साथ, मक्खन के साथ, कहीं गुड़ के साथ जोड़ने का काम इसी जनपद में हो रहा है। अब हमारा हाथरस भी विकास से वंचित नहीं होगा, बल्कि विकास की प्रक्रिया के साथ तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। बहनों और भाइयों, जहां पर हम यहां पर इस सभा के साथ जुड़े हुए हैं, यह हाथरस का औद्योगिक क्षेत्र है। मथुरा बरेली 4 लेन के साथ जुड़ा हुआ क्षेत्र है और तेजी के साथ अब उद्यम यहां पर आ रहे हैं। उद्यम आने का मतलब यहां पे रोजगार की नई संभावनाओं को आगे बढ़ाना। प्रोसेसिंग सेंटर लगेंगे। हमारा अन्नदाता किसान जो आलू उत्पादन करता है, उसके जब प्रोसेसिंग केंद्र यहां पर लगेंगे, उसके प्रोसेसिंग सेंटर यहां पे लगेंगे, कई गुना दाम उन्हें प्राप्त होगा। कोल्ड स्टोरेज की उनकी समस्या का समाधान होगा। जिसको प्रोसेसिंग के साथ, जिस उद्यमी को यहां पर उद्यम चलाना है, वह खेत से अन्नदाता किसान का आलू खरीदेगा, किसान का कोल्ड स्टोरेज का खर्चा बचेगा, किसान को अच्छा दाम मिलेगा। और ऐसे ही तो प्रोसेसिंग सेंटर हम लोगों ने कोसी कला में, मथुरा में स्थापित करवाया है। अंतर्राष्ट्रीय पोटैटो सेंटर हम लोगों ने आगरा में स्वीकृत किया है।
आलू की अच्छी सीड सही समय पे हमारे अन्नदाता किसानों को प्राप्त हो सके, इसके लिए इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर हम लोगों ने आपके आगरा में स्वीकृत कर दिया है और उत्तर प्रदेश इस दिशा में किस तेजी के साथ विकास कर रहा है। गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर पायलट प्रोजेक्ट के उद्घाटन के मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शिरकत की। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने सभा को संबोधित भी किया। क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। आज गांधीनगरना टाउन हॉल में उपस्थित सौ भाईओ बहनों, आप सौનું હું હૃદયપૂર્વક સ્વાગત કરું છું। મિત્રો 2014 આ દેશના ઇતિહાસમાં એક મહત્વપૂર્ણ વર્ષ તરીકે અંકિત થવાનું છે। 25-50 વર્ષ પછી આઝાદીથી 100 વર્ષ સુધીનો ઇતિહાસ જ્યારે પણ કોઈ લખશે તો ઇતિહાસના બે વિભાગ હશે, 2014 પહેલાનું ભારત અને 2014 પછીનું ભારત। અને આ પરિવર્તન એ લોકતાંત્રિક રીતે થયેલા એક નેતૃત્વના જન સ્વીકૃતિના કારણે સૂચિત થયેલું છે। 2014ની સામાન્ય ચૂંટણીઓમાં આ દેશની જનતાએ એ વખતના ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીજીને દેશના વડાપ્રધાન તરીકે ચૂંટ્યા અને 2014 પછી દરેક ક્ષેત્રની અંદર ભારતમાં આમૂલ ચૂર પરિવર્તન લાવવાનું કામ ભારતીય જનતા પાર્ટીની ભારત સરકારે કર્યું। કોઈ ક્ષેત્ર એવું નહીં હોય જેના વિકાસ માટે સમયબદ્ધ આયોજનપૂર્વક લાંબા ગાળાનું આયોજન ન થયું અને સર્વાંગીણ વિકાસ, સર્વસ્પર્શીય વિકાસ એની એક નવી વ્યાખ્યા ભારતીય જનતા પાર્ટીના નેતા અને આપણા વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ સૃજિત કરવાનું કામ કર્યું છે। દરેક ક્ષેત્રની અંદર લાંબા ગાળાની દૂરદ્રષ્ટિ સાથે સુપરિણામકારી પરિવર્તન લાવવા માટેની દીર્ઘકાલીન નીતિઓ ન કેવલ બની, એનું મોનિટરિંગ પણ થયું અને જમીન પર પણ થઈ। દેશની સુરક્ષા, દેશની સંસ્કૃતિ, દેશની શિક્ષા નીતિ, દેશનું અર્થતંત્ર, દેશનું ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, આત્મનિર્ભર થવાની દિશામાં દેશનો ઔદ્યોગિક વિકાસ, દરેક ક્ષેત્રની અંદર અનેક પ્રકારના પ્રયોગોને સાંકળીને નવી નીતિઓના નિર્માણ કરવાનું કામ અને જરૂરત પડે તો નીતિઓને ફરીવાર સુધારવાનું કામ પણ બારીકીથી થયું। આજે હું આ બધા વિષયમાં કહેવા માટે અહીંયા નથી આવ્યો, પરંતુ બે વિષય પર નિશ્ચિત વાત કરવા માંગુ છું। આ દેશના 70 કરોડ ગરીબોના જીવનમાં એમનું જીવન સ્તર ઉઠાવવા માટે સમગ્રતાથી એક પ્રયાસ નરેન્દ્ર મોદીજીના નેતૃત્વમાં થયો। એક જમાનો તો કે દેશના વડાપ્રધાને સ્વીકાર કર્યો હતો કે હું 1 રૂપિયો દિલ્હીથી મોકલું છું તો
તો 15 પૈસા જ ગરીબ જોડે પહોંચે છે, 85 પૈસા વચ્ચે ચાઉ થઈ જાય છે. આજે હું દેશના ગૃહમંત્રી અને એક સાંસદ તરીકે આંખમાં આંખ મિલાઈને કહું છું, નરેન્દ્ર મોદીજી 1 રૂપિયો મોકલે છે, પૂરેપૂરો રૂપિયો ગરીબના બેંક એકાઉન્ટની અંદર ટ્રાન્સફર થઈ જાય છે. આ પ્રકારની સમગ્રતાથી જેમ ટ્રિનિટીથી ડીબીટીની શરૂઆત કરી અને ગરીબ કલ્યાણના એક નવા યુગની શરૂઆત કરી. ગુજરાતમાં પણ એવું નથી કે ગરીબી નથી, પણ હું ઉત્તર પ્રદેશમાં ગયા પછી જ્યારે ઉત્તર પ્રદેશના પૂર્વાંચલ ક્ષેત્રનો મેં પ્રવાસ કર્યો ત્યારે ગરીબી, દારૂણ ગરીબી કેવી હોય એનો મને અનુભવ થયો. અને હું એ વખતે વિચાર કરતો હતો, અમે તો ચૂંટણી લડતા હતા કે આનો અંત કઈ રીતે આવી શકે. ના કોઈની જોડે ઘર છે, ઘર નથી તો ઘરમાં વીજળી હોવાનો સવાલ જ નથી, શૌચાલય વગરના ઘરોની ભરમાર, ઝૂંપડી જેવું ઘર હોય તો અંદર પાણીની વ્યવસ્થા નહીં, ચૂલા ફૂંકી થાકી જતી માં, ઘરમાં જમવા માટે 24 કલાક મહેનત કરે તો બીજા દિવસનું ખાવાનાની વ્યવસ્થા થાય એવી આર્થિક સ્થિતિ, અને ઈલાજના નામે ઈશ્વર પ્રાર્થના સિવાય કોઈ વિકલ્પ નહોતો. માં પોતાના નાનકડા બાળક માટે અગર એ બીમારીમાં ફસાય તો પ્રભુ આગળ પ્રાર્થના કરવા સિવાય એની જોડે કોઈ રસ્તો નથી. અને એક 12 જ વર્ષની અંદર આ 70 કરોડ ગરીબોને ઘરમાં વીજળી, ઘરમાં નળથી જલ, શૌચાલય, ગેસ સિલિન્ડર, 5 કિલો અનાજ અને 5 લાખ સુધીનો મુફ્ત ઇલાજ અને 90% સસ્તી દવાઓની વ્યવસ્થા આ એક 12 વર્ષની અંદર નરેન્દ્ર મોદી સરકારે પૂરું કર્યું. અને આઝાદીના 70 વર્ષથી આઝાદીમાં મારો હિસ્સો શું એ સમજવા મથતા આ 70 કરોડ લોકોને નરેન્દ્ર મોદી સરકારે, આ દેશના પ્રધાનમંત્રીજીએ એનો હિસ્સો આપી દેવાનું કામ પૂરું કર્યું. અને આજે આ 70 કરોડ લોકો, એમાંથી 3 કરોડ લોકોને ઘર પ્રાપ્ત થઈ ગયું છે, ઓર 1 કરોડ ઘર બનાવવાના જે ઘરવિહીન હતા. દરેક ઘરમાં ટોયલેટ બની ગયું, પીવાનું પાણી પહોંચ્યું, ગેસનું સિલિન્ડર પહોંચ્યું, દરેક ગરીબને 5 કિલો અનાજ પ્રતિ વ્યક્તિ પ્રતિ માહ મળે એની વૈજ્ઞાનિક વ્યવસ્થા થઈ, અને 5 લાખ સુધીના બધાના ફ્રી ઇલાજની વ્યવસ્થા થઈ. અને સરકારી યોજનાઓ જેટલી હતી એ બધી જ બેંક એકાઉન્ટથી એના એકાઉન્ટમાં ટ્રાન્સફર થાય એ પ્રકારની વ્યવસ્થા થઈ. અને આજે દિલ્હીથી 1 રૂપિયો મોકલવામાં આવે તો 100 પૈસા એના બેંક એકાઉન્ટમાં જમા થવાની વ્યવસ્થા મિત્રો થઈ ચૂકી છે. આખી દુનિયા આંકડાની દૃષ્ટિથી આંખો ફાડીને આ પરિવર્તનને જોઈ રહી છે. જ્યારે આપણે કહીએ કે અમે 15 કરોડ टॉयलेट बनाया, कितना। और फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।